ऑस्मोसिस फैक्टर अफेक्टिंग द रिवर्स ऑस्मोसिस ड्यू टू द प्री ट्रीटमेंट। हमने प्री ट्रीटमेंट कैसे सिलेक्ट करना है? प्री ट्रीटमेंट बेसिकली आरओ प्लांट, किसी भी आरओ प्लांट, चाहे वो सरफेस वाटर पे डिजाइन हो, सी वाटर पे डिजाइन हो या वेल वाटर पे डिजाइन हो, आरओ की मेम्ब्रेन्स की जो लाइफ है और जो परफॉर्मेंस है वो उसके प्री ट्रीटमेंट पे डिपेंड करती है। प्री ट्रीटमेंट जितना अच्छा डिजाइन होगा उतना ही अच्छा आपका आरओ प्लांट जो है वो परफॉर्म करेगा, कंसिस्टेंट प्रोडक्ट क्वालिटी आएगी और फ्लो भी आएगा कंसिस्टेंट आपका। बेसिकली जितनी भी इश्यूज हैं आरओ के साथ वो रिलेट्स करते हैं आपके प्री ट्रीटमेंट के साथ। एक वेल डिजाइन प्री ट्रीटमेंट जो है वो आपको रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम बढ़ाता है। और इसमें अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव जो हैं प्री ट्रीटमेंट के वो हैं इंक्रीज द एफिशिएंसी, इंक्रीज द मेम्ब्रेन लाइफ, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, रिड्यूस क्लीनिंग फ्रीक्वेंसी एंड मेम्ब्रेन फीड वाटर कंडीशन। कोई भी मेम्ब्रेन जो आप यूज कर रहे होते हैं, चाहे डाउ की कर रहे हैं, टोरे की कर रहे हैं, हाइड्रोनॉटिक्स की कर रहे हैं, तो मेम्ब्रेन की जो डाटा शीट है उसके ऊपर फीड वाटर कंडीशन उन्होंने दी होती हैं। वो आप जरूर पढ़ें कि जो आप मेम्ब्रेन यूज कर रहे हैं कि इसकी टॉलरेंस क्या है, इसको जब हम पानी फीड करेंगे तो इसमें क्या हमें क्या क्या ट्रीटमेंट करना है। बेसिकली जो हम प्री ट्रीटमेंट है उसमें नो डाउट के एफिशिएंसी और लाइफ ऑफ मेम्ब्रेन तो इंक्रीज करते हैं, लेकिन इसकी जो ऑप्टिमाइजेशन के लिए हमें प्रोडक्ट फ्लो कांस्टेंट मिलना चाहिए, प्रोडक्ट क्वालिटी कांस्टेंट हो, सॉल्ट रिजेक्शन कांस्टेंट हो, प्रोडक्ट की टीडीएस ना बढ़े, प्रोडक्ट की रिकवरी डिस्टर्ब ना हो, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट भी इन्वॉल्व है, क्योंकि जैसे ही आपकी प्री ट्रीटमेंट अच्छा नहीं होगा मेम्ब्रेन की लाइफ कम हो जाएगी, क्लीनिंग की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी। जब क्लीनिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो आपकी उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाएगी और डाउन टाइम भी ज़्यादा हो जाएगी। तो हमें इन सारी चीज़ों को ऑप्टिमाइज करने के लिए उसको मोस्ट इफेक्टिव बनाना है। और जब तक हमारा अच्छा प्री ट्रीटमेंट नहीं होगा तो हम उस वक्त तक इन आरओ प्लांट को अच्छी तरह से नहीं चला सकते। और प्री ट्रीटमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो हम मिनिमाइज फाउलिंग कर रहे होते हैं, स्केलिंग कर रहे हैं और मेम्ब्रेन डिग्रेडेशन जो है उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। और प्री ट्रीटमेंट इज बेसिकली आप ये समझ लें कि ये दिस इज हार्ट ऑफ द सिस्टम टू मी। अगर मैं अपने 30 ईयर्स एक्सपीरियंस पे आपसे बात करूं कि परफॉर्मेंस ऑफ मेम्ब्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिजाइन ऑफ द प्री ट्रीटमेंट। You must achieve the feed water condition which are recommended by the membrane manufacturer in any case, for it's the well water, either it's the sea water or surface water or the recycling of wastewater. All it is the game and it is the design which leads to the successful operation of the RO plants. These are the typical feed water conditions which a membrane manufacturer proposes. I have taken, because we have a lot of membrane manufacturer, good quality, they are manufacturing the good quality membranes like Dow, Torre, Hydronautics, Rizal, G. There are many membrane manufacturers. Just I have picked one reference of the Dow company, which is now DuPont. And I've taken this is the data sheet which indicates that the maximum limits which you can have, that is the maximum operating pressure for this brackish water membrane, 600 psi, maximum temperature 45, pH continuous operation 2 to 11. In the short term for the cleaning, it is cleaning in short term when you clean the membranes due to the scale fouling or the other foulings, then the pH range must not be above 13. That is for the short duration, maybe 30 minutes. And SDI, maximum SDI limit is 5. Normally, we prefer that the well-designed pre-treatment should lead to the less than 3 SDI. और आयरन की लिमिट्स हैं, और फेरस जो है, आयरन जो है दो फॉर्म्स में होती है, फेरस और फेरिक में। जब ऑक्सीडाइज हो जाती है तो वो फेरिक बाय Fe+3 में कन्वर्ट हो जाती है, जो ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। इसलिए आप देखें कि Fe+2 फेरस की टॉलरेंस ज़्यादा है, क्योंकि वो रिजेक्ट में पास हो जाती है, वो मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेसिपिटेट नहीं होती या उसके ऊपर डिपॉजिट नहीं होती। लेकिन जो फेरिक है Fe+3, ये आपकी टॉलरेंस इसकी कम है, ये मेम्ब्रेन के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है, तो इसलिए इसकी लिमिट उन्होंने
कम दी हुई है कि ये इसकी फीड में इसको कंट्रोल करे। अगर आपकी आयरन ज़्यादा आ रही है तो पहले हमने आयरन को रिमूव करना है, और उसके डिफरेंट तरीके हैं। फेरस को फेरिक में कन्वर्ट कर लें, और बाय ऑक्सीडेशन प्रोसेस, और फिर उसको सैंड फिल्टर से पास करेंगे तो आपका वो आयरन रिमूव हो जाएगा। और आयरन, अगर आपकी आयरन ज़्यादा है तो ब्रिम आयरन रिमूवल फिल्टर भी लगा सकते हैं आप। ये डिपेंड करता है। नॉर्मली जब मैं देखता हूँ कि जब हमारे क्लाइंट्स जो हैं या प्रोफेशनल्स हैं, वो कहते हैं जी हम बस मुझे 10,000 TDS के ऊपर आरओ प्लांट दे दें। दिस इज नॉट ऑन unless you give the proper data. No one can design a comprehensive pre-treatment which will safeguard your membrane life, pressure of the system. You have to get analysis done through a reliable lab and share it with your OEM so that they can propose you the system with a good pre-treatment. Now, what are the pre-treatment options we normally use in the RO plant? That depends on the water chemistry, what type of water we are having, what are their characteristics. Sometime we have to dose the acid for reducing the pH, because at higher pH values and the recovery, the alkaline pH leads to the scale formation and other problems, and that's why the acid addition is required. Sometimes if we have a surface water, we have the biological contamination in the water, we need to do the chlorination of the water so that we can destroy the microbes from the water, and later by dechlorination, which is done by the activated carbon filter or sodium metabisulfite. It is done. The options are these options are adopted for the pre-treatment. And normally for the small systems, softening plants sometimes are installed for the domestic treatment, I must say. In industrial treatment, no, antiscalant is used as a scale inhibitor so that the scale formation on the membrane doesn't occur, and it protects the membrane from the scale formation. It's basically we antiscalant are chelating agents, और इनका chelating behavior है वो जितनी देर 1-2 मिनट के लिए वो antiscalant जो है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो हार्डनेस काजिंग हमारे आयंस हैं उनके साथ वो करके और उनको चिलेट रखता है, उनको डिपॉजिट नहीं होने देता मेम्ब्रेन में। एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर हम करते हैं कि जो हम एक्सेसिव क्लोरीन है जो हमने प्री ट्रीटमेंट में क्लोरीनेशन की थी, ताकि उसको हम रिमूव कर लें, और ताकि क्लोरीन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे ही है कि वो मेम्ब्रेनों को बिल्कुल इरिवर्सिबल फॉलिंग की तरफ ले जाता है। अगर आप KMnO4 या कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फीड वाटर में होगा तो उसको मैं बड़ी एग्जांपल समझाने के लिए देता हूं कि जैसे कपड़े के ऊपर आप एसिड डाल दें और वो डिग्रेड हो जाता है क्लॉथ, तो इसी तरह जब मेम्ब्रेन को जब ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन मिलती हैं तो वो मेम्ब्रेन भी जो है उसका मटेरियल पॉलीमाइड है और वो भी बायोडिग्रेड हो जाता है। डिस्कस कर रहे थे जहाँ पे ये प्री ट्रीटमेंट में जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, जो उसमें सैंड फिल्टर है जो कि सस्पेंडेड सॉलिड मूव करता है। द सेम इज द मल्टीमीडिया फिल्टर, जहाँ पे हमारे हाई सस्पेंडेड सॉलिड हो में भी 10-15 से ज़्यादा हो तो वहाँ मल्टीमीडिया फिल्टर्स भी लगाते हैं। और मोस्टली कैनाल वाटर ट्रीटमेंट में आप जब करते हैं तो वहाँ मल्टीमीडिया फिल्टर लगाते हैं। और ये जो मल्टीमीडिया और सैंड फिल्टर्स हैं ये जो अप टू 20 माइक्रोन साइज के पार्टिकल्स हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स, वो रिमूव करता है। और उसके बाद फर्दर अगर हमारे पास और फाइन्स हैं उसमें पार्टिकल्स, तो उसके लिए हम 5 और 1 माइक्रोन फिल्टर्स भी लगाते हैं। तो अब जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रही हैं टू हैव द मोर रिलायबिलिटी एंड स्टेबिलिटी इन द ऑपरेशन ऑफ आरओ प्लांट, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि प्री ट्रीटमेंट इज बेसिकली द हार्ट ऑफ द सिस्टम, के अगर आपका प्री ट्रीटमेंट सही होगा तो आपकी मेम्ब्रेन की परफॉर्मेंस भी कंसिस्टेंट रहेगी और उसकी रिलायबिलिटी, ऑपरेशनल रिलायबिलिटी भी बेहतर रहेगी। तो अब जो नया हम इसमें लेटेस्टली देख रहे हैं कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और माइक्रो फिल्ट्रेशन को भी इनकॉर्पोरेट किया गया है, जहाँ पे सस्पेंडेड सॉलिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो
तो लेकिन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और माइक्रो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन जब हम यूज़ करते हैं तो हम जो भी चीज़ मेम्ब्रेन जिस टाइप की भी यूज़ करें उसकी अपनी फीड वाटर कंडीशंस होती हैं। तो हमें देखना है कि हमें अगर थोड़ा सा नॉलेज गेन करना है अपने फील्ड में मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी में, तो मैं आपको कहूँगा कि आप जो भी मेम्ब्रेन की डाटा शीट पढ़ेंगे तो वो आपको खुद ही बता देगी कि आपको प्री ट्रीटमेंट में क्या क्या चीज़ लगानी है। तो just give your more focus on the pre-treatment of the RO membranes. Okay, I have seen in my professional career that in 90s मैंने ऑब्जर्व किया कि जी मेम्ब्रेन 2-3 महीने 4 महीने के बाद आपकी फॉल हो जाती थी, और फॉलिंग भी दो टाइप की है, एक इरिवर्सिबल है, एक रिवर्सिबल है। तो ये जो फॉलिंग जो है, जो इरिवर्सिबल फॉलिंग है, वो मेनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की वजह से है। जिस तरह के अगर फ्री क्लोरीन आपके क्लोराइड आयन नहीं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द क्लोराइड एंड द फ्री क्लोरीन। जो फ्री क्लोरीन है जब वो मेम्ब्रेन में चली जाती है तो वो उसको बायोडिग्रेड कर देती है, और मेम्ब्रेन जो है वो अपनी इंटेग्रिटी है उसको लूज कर देती है। तो उसके पोर्स समझ लेंगे आपके उसके बड़े हो जाते हैं, और वो वाटर रिजेक्शन जो है साल्ट पासेज वगैरह बढ़ जाता है, और दैट क्रिएट ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो इसलिए हमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज अनदर ऑप्शन जिसमें हम प्री ट्रीटमेंट के में हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आई हैव समराइज्ड इन ए टेबल कि अगर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हों, डिफरेंट तो क्या आपने प्री ट्रीटमेंट में किन किन चीज़ों को यू हैव टू टेक केयर ऑफ। इसमें अगर आप टेबल में देखेंगे तो अगर हमने एसिड अगर हम डाल रहे हैं तो दैट बी गुड फॉर कैल्शियम कार्बोनेट स्केलिंग, दैट बी गुड फॉर द कैल्शियम कार्बोनेट स्केलिंग। और अगर हम इसी तरह अगर आप देखते जाएं सॉफ्टनर अगर हम लगा रहे हैं तो सॉफ्टनर में आपको वेरी इफेक्टिव, ग्रीन वाले वेरी इफेक्टिव हैं, और जो रेड वाले हैं वो पॉसिबल है। तो इसमें हम डिफरेंट टेक्निक जो हम यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह मल्टीमीडिया फिल्ट्रेशन है। मल्टीमीडिया फिल्ट्रेशन में अगर आप देखें तो SDI आयरन और एल्युमिनियम ये चीज़ें उसमें आप उसको फिल्टर कर सकते हैं। इसी तरह जो क्लोरीनेशन है, क्लोरीनेशन के जो है, अगर आप क्लोरीनेशन इज बेसिकली द ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस। जब ऑक्सीडाइजिंग आप करते हैं तो क्लोरीनेशन में आप देखें तो आपको SDI भी कम होगी, आयरन भी के लिए भी इफेक्टिव है, अल्युमिनियम के लिए और बैक्टीरिया के लिए भी। तो क्लोरीनेशन हम वहाँ करते हैं। जब आयरन के साथ क्लोरीनेशन का क्या रिलेशन, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आयरन जिस तरह मैंने पहले बताया कि ये फेरस और फेरिक दोनों फॉर्म में होती है। जो फेरिक है Fe+3, इसमें वो प्रेसिपिटेट फॉर्म में होती है, और जो Fe+2 है ये डिजोल्व फॉर्म में होती है। तो हमने क्या करते हैं, जब ऑक्सीडाइज करेंगे तो Fe+2 विल बी कन्वर्टेड इनटू Fe+3। जब Fe+3 में कन्वर्ट होगी तो दैट इज प्रेसिपिटेटेबल। तो वो हम सैंड फिल्टर से जब गुजारेंगे तो वो प्रेसिपिटेट हो जाएगी, तो वो हम आयरन फॉलिंग को अवॉइड कर लेंगे